Now we will begin this event with the lighting of the lamp, a ritual that symbolizes knowledge, purity, and enlightenment as we light this sacred lamp. मी मान्यवरांना विनंती करते की त्यांनी दीपप्रज्वलन करून कार्यक्रमाची सुरुवात करावी. May it ignite the flame of learning and success in every student's heart. हा ज्ञानाचा दीप प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या आयुष्यातला अंधार कायमचा काढून टाको हीच प्रार्थना. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची. जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती. जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती. जय देव जय देव. रत्न खचित फरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची उटी कुंकुम केशरा. हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा ऋण झुणती नुपुरे चरणी घागरिया. जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती. जय देव जय देव. लंबोदर पीतांबर फणीवर बंधना सरळ सोंड वक्र तुंड त्रिनयना. दास रामाचा वाटपा हे सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना. जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती. जय देव जय देव. देव आणि धर्मासोबतच आपला देशही खूप आपल्यासाठी मोठा आणि महत्त्वाचा आहे. मी सर्वांना विनंती करेन की त्यांनी राष्ट्रगीतासाठी तयार राहायचं आहे. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे. गाहे तव जय गाथा. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. भारत माता की. यानंतर आलेल्या आपल्या अतिथींचा आपण सत्कार करणार आहोत. सकाळी 8 वाजल्यापासून आम्ही पालक मीटिंगच ऑर्गनाईज करत आहे, पालक मीटिंगच घेत आहे. 12वीच्या सगळ्या बॅचेस झाल्या, 11वीच्या झाल्या, आता संध्याकाळची ही शेवटची बॅच. बरं वाटतं आहे. सो 11वी CETचे विद्यार्थी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यानंतर 11वी नीटचे विद्यार्थी देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि 11वी लक्ष्य बॅच या ठिकाणी उपस्थित आहे. तर सर्वप्रथम उपस्थित सर्व पालक आणि विद्यार्थ्यांचं खूप खूप स्वागत. आपण वेळात वेळ काढून आपल्या पाल्याच्या प्रगतीबद्दल जाणून घेण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित आहात. मला नेहमी असं वाटतं की जे पालक आहेत आणि जे शिक्षक असतात ते विद्यार्थ्याच्या भविष्याकरता फार महत्त्वाचं स्तंभासारखं काम करतात, एका पिलरसारखं काम करतात.
कारण ह्या दोघांच्या कॉर्डिनेशननीच विद्यार्थी काहीतरी करू शकतो आणि विद्यार्थ्याला असं वाटतं की आपल्यावरती कोणाची तरी अकाउंटेबिलिटी आहे. तर ती अकाउंटेबिलिटी असणं, ट्रान्सपरन्सी असणं फार गरजेचं आहे. सणासुदीचे दिवस आहेत, दिवाळी जवळ येते, तर तरी एवढं सगळं असून देखील या ठिकाणी अच्छा विद्यार्थी संख्या जास्त दिसू राहिली आहे. पालक कमी आहेत. सो एनी हाऊ मला मगाशी कोणतरी पालक बोलले की सर दिवाळीनंतर पालक मीटिंग हवी होती, मला पाहिजे होती. बोर्डाचे पेपर हे वेगळे असतात, स्पर्धा परीक्षा ह्या वेगळ्या प्रकारच्या असतात, 15 दिवस तुम्हाला भेटलेल्या असतात. ह्या संधीचं सोनं करणं फार गरजेचं आहे. तर जे आजच्या पालक मीटिंगचे जे मुख्य मेन अजेंडा आहे, जो मोटो आहे, तर दिवाळीमध्ये तुम्हाला काही वॅकेशन प्लॅन आपल्या अकॅडमीचे डायरेक्टर राहुल गुजराल सर देतील. त्याचबरोबर आपण काय करत असतो 3-3, 4-4 महिन्याला ज्यावेळेस पालक मीटिंग्स होतात, तर विद्यार्थ्याचा 3-4 महिन्याचा जो काय परफॉर्मन्स आहे त्याच्या बेसिसवरती त्यांना अवॉर्ड्स देऊन ॲप्रिशिएट देखील करतो, जेणेकरून विद्यार्थी मोटिवेट होतात. उदाहरणार्थ सांगतो, जे विद्यार्थी त्यांची अटेंडन्स खूप चांगली आहे, क्लासमध्ये पंक्च्युअल आहेत, रेग्युलर आहेत, अशा विद्यार्थ्यांना अवॉर्ड्स मिळतात. त्याच्यानंतर असे विद्यार्थी जे क्युरियस असतात, क्वेश्चन विचारण्यासाठी नेहमी टीचर्सकडे जातात, त्यांचे डाऊट्स विचारतात, अशा विद्यार्थ्यांना देखील आज आपण ॲप्रिशिएट करणार आहोत. असे काही विद्यार्थी असतात की त्यांना शंका मनामध्ये येते, पण ते टीचर्सकडे जाण्यासाठी लाजतात, घाबरतात. पण असं काही नाही आहे. असे पण खूप विद्यार्थी जे टीचर्सकडे येतात, त्यांच्या शंका निरसन करतात. अशा विद्यार्थ्यांना आपण अवॉर्ड्स वगैरे या ठिकाणी देणार आहे. क्लासमध्ये शिक्षकांशी इंटरॅक्ट करतात, क्लासमध्ये त्यांचं इंटरॅक्शन खूप सुंदर पद्धतीने आहे, क्लासमध्ये देखील शिक्षकांशी ते इंटरॅक्ट करतात, अशा विद्यार्थ्यांना देखील या ठिकाणी अवॉर्ड्स वगैरे भेटणार आहे. बऱ्याचदा काय होतं की पालक मीटिंगमध्ये आम्ही काही गोष्टी सांगतो, पालक विसरून जातात. किती लोकांना माहिती की आपल्याकडे एक कस्टमर केअर डिपार्टमेंट आहे. ग्रुपला आपण एक मेसेज पण टाकला होता बघा. कारण बऱ्याच वेळा पालकांना काही अडचणी येतात, कोणाला जर एखाद्या डायरेक्टरची अपॉइंटमेंट घ्यायची असते, शिक्षकांना भेटायचं असतं, तर अशा काही गोष्टी की त्यांना माहीत नसतात, त्याचा अवेअरनेस देखील या मीटिंगमध्ये होणार आहे. किती पालकांना असं माहिती आहे की आपल्या अकॅडमीमध्ये स्टडी मेंटॉर देखील आहे, जो शिक्षकांना शेड्यूल बनवून देतो. एखादा विद्यार्थी अभ्यास करण्यामध्ये जर त्याला काही प्रॉब्लेम फेस करत असेल, तर आपल्या अकॅडमीमध्ये स्टडी मेंटर देखील उपलब्ध आहे. तर बऱ्याचशा लोकांनी अजून त्याचा फायदा घेतलेला नाही आहे स्टडी मेंटरचा. तर अशा खूप सगळ्या गोष्टी आजच्या या कार्यक्रमामध्ये आपण डिस्कस करणार आहोत. सो पुन्हा एकदा सर्व पालकांचं, विद्यार्थ्यांचं आजच्या पालक मीटिंगसाठी खूप खूप स्वागत. आणि याच्यानंतर आपल्या अकॅडमीचे राहुल गुजराल सर जे आहेत ते पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करतील. धन्यवाद. On this occasion, I would like to request Honorable Director Rahul Gujral sir to guide our students. आप लोगों को यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप समय निकाल के यहाँ पे आए हैं. तो मैं यहाँ पे आज समझाना चाहूँगा कि अभी तक जो हमने पिछले मीटिंग में कमिटमेंट किया था, अभी तक हमने कहाँ पे उस कमिटमेंट को फुलफ़िल किया है और आगे क्या करने वाले हैं, राइट. और थोड़ा मैं आपको गाइड करूँगा कि किस प्रकार से आगे आप पढ़ सकें. जैसे बालरू सर ने पहले ऑलरेडी कमिटमेंट किया था कि पर्सनल 1-to-1 मेंटरिंग होगा. पर्सनल 1-to-1 मेंटरिंग मतलब एवरी संडे यू कैन टेक द टाइम ऑफ द टीचर एंड यू कैन डिस्कस सम टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच हैव नॉट अंडरस्टूड, जो आपने सीखा नहीं है अभी तक. क्लास में जो सिखाया गया है उसको अच्छे से सीख नहीं पाए. कोई एक टॉपिक हो सकता है, कोई चैप्टर भी हो सकता है, तो आप टीचर का 1 से 1.5 घंटा आप ले सकते हो संडे को और उसको आप सीख सकते हो. बट दिक्कत वाली बात यह है, पेरेंट्स को बताना चाहूँगा, पेरेंट्स ज़्यादा आए नहीं हैं, बट ज़्यादा कोई समय लेता नहीं है टीचर का. मोस्टली टीचर हमारे जो हैं वो फ्री बैठे रहते हैं. संडे का अगर बात करें तो 3 से 5 बजे के बीच में. तो जेई का एग्ज़ाम जो होता है वो जनवरी को होता है. सीईटी वाले भी जेई का एग्ज़ाम देते हैं, तो जनवरी का आपका वो एग्ज़ाम होता है. समय बहुत कम रहता है. बोर्ड्स का प्रिपरेशन के साथ साथ आपको ये सब मैनेज करना उतना आसान नहीं होता है. तो उस समय जो आपका जो पेंडिंग सिलेबस है, जो भी आपने सीखा नहीं है, वो बाद में सीखने का समय नहीं मिलता है. और कहीं पे आपको ये सिस्टम नहीं मिलेगा जो हमने स्टार्ट किया है कि आइए आप 1-1.5 घंटा समय लीजिए टीचर का, 1-to-1 आप बैठ सकते हो, ग्रुप में आने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, ऐसे अगर कुछ हैं 2-3 स्टूडेंट्स जो सेम टॉपिक डाउट है तो आप आ सकते हो, बट ऐसे कंपलसरी नहीं है. आप सिंगल भी आके आप डाउट को क्लियर कर सकते हो, बट इसका कोई बेनिफिट उठा नहीं रहा है. तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों को एनकरेज करे, उत्साह दे कि डाउट पूछे, क्लियर करे. ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सब कुछ आपका क्लियर हो गया है, ऐसा हो ही नहीं सकता है. कुछ ना कुछ तो पेंडिंग रहेगा.
और सेकंड, जैसे अभी नाना सर बोल रहे थे कि स्टडी मेंटर्स, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन मार्क्स नहीं आ रहा है, कभी कभी ऐसे देखा जाता है, बच्चा तो मेहनत करता है बट मार्क्स आ नहीं रहा है, या ठीक पाथ में वो पढ़ाई नहीं करता है, या शेड्यूल नहीं बना पा रहा है, या टाइम इधर उधर है, मिसमैच है, तो उसके लिए एक गाइड की आवश्यकता है, एक मेंटर की आवश्यकता है, एक गुरु की आवश्यकता है। नो डाउट नाना सर और मैं हैं, बट इतने सारे बच्चे हैं तो सबको देखना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए हमने मेंटर रखा है। आप उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनसे भी अगर मान लीजिए आप सेटिस्फाई नहीं हो तो हमारे पास आ सकते हो। वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, कभी मना नहीं करेंगे। नाना सर से आप बात कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, बाल राव सर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, सब पॉसिबल है। बट हमने ऑफिशियली एक मेंटर रखा है, उनसे आप हेल्प लेके शेड्यूल वगैरह बना के आप पढ़ाई कर सकते हो। फिर भी कुछ चेंजेस नहीं दिखा रहे, देन यू कैन मीट अस, नो इशू। तो इसका बेनिफिट लीजिए। बार बार मैं बोम्बार्डमेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पता नहीं है कुछ लोगों को, कभी कभी पेरेंट्स का भी फ़ोन आता है कि वो बोलते हैं कि कमिटमेंट ये दिया था पर हुआ नहीं, बट हो रहा है, पता नहीं रहता, या स्टूडेंट बोलता नहीं है। तो इसका आप ध्यान दीजिए, इसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। नीट और जो लक्ष्य के स्टूडेंट्स हैं जिनका क्लास सुबह होता है, कितने लोग हैं टोटल मिला के यहाँ पे? नीट और लक्ष्य दोनों मिला के कितने हैं? ओके 2 से 3 बजे तक कितने लोग अटेंड करते हैं क्लास? सच बताना। फ्रॉम 2 to 3 कितने लोग क्लास अटेंड करते हैं? लक्ष्य वाले तो करते ही नहीं, ऐसे सुनने में आया है और देखा भी हूँ मैं। नीट के कुछ कर रहे हैं तो अच्छी बात है। ये सेशन अटेंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 से 3, और बहुत एनर्जी से, एंथुसिज्म से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप एंथुसिज्म से करेंगे उतना टीचर भी एनर्जी से अलग अलग क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन लाएगा और आपको कराएगा। अभी हो रहा है, राइट? बराबर से हो रहा है अभी, और अच्छे से हो सकता है जब आप अपने तरफ से और एंथुसिज्म दिखाएंगे। और जितने भी, एटलीस्ट 100% में एक्सपेक्ट नहीं करता, 100% में से 80% तो स्टूडेंट होना चाहिए कि अटेंड करें। अब वीक स्टूडेंट्स का नाम आता है, लिस्ट आई थिंक ग्रुप में आया होगा कि इनको अटेंड करना है। जरूरी नहीं है, बाकी भी जो लोग हैं वो भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा, आप कभी भी मत समझना कि आपका सब कुछ हो गया है जीवन में, कभी भी ये मत समझना कि आपको सब कुछ आता है। तो अगर कुछ अच्छा क्वेश्चन टीचर करा रहा है तो वीक क्या सभी बच्चे बैठ सकते हो उसमें, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि केवल वीक ही बैठे, बाकी भी स्टूडेंट्स अटेंड कर सकते हैं। जितने और एवरेज और एबव एवरेज वाले स्टूडेंट्स होंगे और अटेंड करेंगे तो टीचर और एंथुसिज्म से वो 1 घंटा को देगा, अलग से प्रिपरेशन करेगा और आपको पढ़ाएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के लाएगा आपके लिए। नहीं तो फिर टीचर भी सोचता है कि अरे बच्चे तो उतने इंटरेस्ट ले नहीं रहे हैं, तो फिर ऐसे ही करा लेता है, बोला गया है तो करा लेता है, ऑफिशियली बोला गया है तो टीचर करा देगा, लेकिन दिल से नहीं कराएगा। दिल से एक टीचर तभी कराएगा जब आप अच्छे से इंटरेस्ट लेते हैं। तो इसका आप ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मंथली वैल्यू वर्कशॉप बाय डॉक्टर बालरोज सर, ऑलरेडी 2 वर्कशॉप हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए, कितने लोगों को पता? हाउ मेनी ऑफ यू अटेंडेड इट? फ्यू ऑफ यू। ये प्रॉब्लम है। इवन पेरेंट्स भी अटेंड कर सकते हैं सर का वर्कशॉप, जहाँ पे वैल्यूज़ के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे बताया जाता है कि आपका एग्जामिनेशन जब आप देते हो, एग्ज़ाम जब आप देते हो तो कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, माइंडसेट क्या होना चाहिए इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पार करने के लिए, ये सब सिखाया जाता है। ये सब सीखने के लिए 50,000 1 लाख रुपया देना पड़ता है, और ऑलरेडी बालराज सर ने कहीं से सीखा है और आपको फ्री में दे रहे हैं एट नो कॉस्ट। पहले 40,000 रुपीज़ था उसका कॉस्ट, अभी फ्री कर दिया। एक मिनिमम कॉस्ट 100-200 रुपया लेते हैं, ताकि कम से कम फ्री का वैल्यू नहीं होता इसीलिए। लेकिन सभी लोगों को अटेंड करना चाहिए, 1 घंटा तो आप निकाल ही सकते हो। दिवाली वेकेशन प्लान, अब मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। थोड़ा हम नीट की ओर जाते हैं। सबसे पहले मैं 3 इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ नीट के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि काम आएगा आपको आगे।
नीट के बच्चों को ना आई थिंक बताना नहीं पड़ना चाहिए कि आप पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। नीट के स्टूडेंट और आईआईटी के स्टूडेंट्स में फर्क है। क्या फर्क है? आईआईटी का स्टूडेंट जब आईआईटी में चले जाता है या बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज में जाता है और जब जॉब लेता है तो उसके पास ऑप्शंस रहते हैं कि वो कितने घंटा काम करना है उसको। अगर मान लीजिए 8 घंटा काम करना है तो 8 घंटा काम करके पैसा कमा सकता है। हम लोग भी इंजीनियर है, नो डाउट हम सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ये तो हमारा पैशन है, खुशी से कर रहे हैं हम, क्योंकि आपको देना चाहते हैं कुछ। लेकिन ज़रूरी नहीं है, इंजीनियर के पास ऑप्शन है 7-8 घंटा का जॉब करे, 7-8 घंटा का जॉब करके घर पे आ जाए। लेकिन नीट के बच्चों के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों, मैं बताता हूँ। आप फ्यूचर में डॉक्टर बनने वाले हैं, राइट? इसीलिए नीट कर रहे हैं। एमबीबीएस करेंगे, उसके बाद पीजी करना पड़ेगा आपको, उसके बाद फिर आगे भी और पढ़ना पड़ता है। मेडिकल इंडस्ट्री इतना वास्ट है और इतना रफ्तार से डेवलप हो रहा है कि आपको पढ़ना पड़ेगा बाद में भी। इतना अपडेट्स हो रहे हैं। सबसे पहला चीज है नीट के बच्चों के लिए कि मेहनत से प्रेम करो। अगर मान लीजिए आप फ्यूचर में डॉक्टर बनते हो, प्रेगनेंसी के लिए मान लीजिए कोई आया है, रात को 2 बजे कॉल आ रहा है, तो आपको जाना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सो रही हूं या सो रही हूं या सो रहा हूं। समझ रहे हैं ना? आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि मेरे को सोना है। तो आपको हर समय रेडी होना रहता है उस केस में। मतलब अगर आप मान लीजिए 24 घंटा में 20 घंटा या 22 घंटा सोए भी नहीं है, तब भी आपको अगर मान लो कोई बुलाता है कि उठ भाई, सामने कोई एक्सीडेंट हो गया है, जाना पड़ेगा, तो जाना होगा। तो मेहनत से आप दूर नहीं हो सकते। अगर अभी आप मेहनत से दूर हो रहे हैं, सुबह क्लास आने में लेट हो रहे हैं, तो आप डॉक्टर नहीं हैं। बंद कर दो पढ़ाई, घर चले जाइए। यू आर नॉट गोइंग टू बिकम ए डॉक्टर, बिकॉज माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड हुआ माइंड सेट। पहला हुआ आपका प्रेम करो। आप किससे? हार्ड वर्क से, मेहनत से प्रेम करो। दूसरा माइंडसेट। माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। अच्छा माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट। नहीं तो आप मे बी आप निकाल भी लेंगे, रैंक आ भी जाएगा आपका, तब भी आप बाद में फंसेंगे। आज डॉक्टर को भगवान की तरह माना जाता है। किसी बड़े से बड़े आईटी इंजीनियर को भी भगवान की तरह नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि आप मानव सेवा करते हो, राइट? मानव खुद के लिए तो ठीक है, स्वयं के लिए आप पैसा कमा रहे हैं, कमाएंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए रहता है कि आप मानव का सेवा कर रहे हो। किसी जान को बचाना है आपको। अगर किसी का ऑपरेशन कर रहे हो, आप किसी प्रेग्नेंट लेडी का ऑपरेशन कर रहे हो, तो उसमें 2 जान हैं। इतना इंपॉर्टेंट है, इतना फोकस से आपको काम करना पड़ता है। तो ये फोकस अभी क्यों नहीं? अभी इतना क्यों बोलना पड़ता है पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो? तो फिर कैसे आप डॉक्टर बनेंगे? बेबो, राइट? कैसे? क्यों बोलना पड़ता है कि 9 घंटा पढ़ो, 10 घंटा पढ़ो? बोलना नहीं पड़ना चाहिए नीट के बच्चों को। आईआईटी के बच्चों के पास ऑप्शन है, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप डॉक्टर बनने वाले हो। मान लो अनफॉर्चुनेटली ऐसा डॉक्टर बन भी गया, तो उसको मतलब वो फेल्यूर हो जाएगा, सक्सेस नहीं हो पाएगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कोई पेशेंट को आया है और आप बोल नहीं सकते कि चलो मेरे को सोना है 2 घंटा। आप मूवी देख रहे हैं या कहीं पे आप डांस कर रहे हो, तब भी एक कॉल आता है तो आपको जाना पड़ेगा। ये माइंडसेट है। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलना नहीं पड़ना चाहिए नीट के बच्चों को कि मेहनत करो, क्योंकि आईआईटी के बच्चों को तो केवल 1 साल मेहनत करना है, लेकिन नीट के बच्चों को तो पूरा ज़िंदगी भर, आपको जब तक आपका करियर है,
जब तक आप डॉक्टर का कार्य करेंगे उस समय तक आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। आप बिल्कुल नहीं बोल सकते कि नहीं करना है, बिल्कुल आप लेट नहीं आ सकते। तो वो माइंडसेट अभी से बनाइए ना। वो माइंडसेट अभी से क्यों नहीं बना रहे हैं आप? वो माइंडसेट अभी से अगर नहीं है तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सिंपल है, यू आर नॉट गोइंग टू क्रैक नीट, इवन दो यू विल क्रैक्स, आगे आप फेल्यूर होने वाले हो। फॉर्चुनेटली अगर आप क्रैक कर लिए तो इस जुनून से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो 600 के ऊपर आपका आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता आपको। ध्यान दीजिए इसका, इस माइंडसेट से पढ़िए। रोज उठ के ये सब चीज जो अफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड आप लिखते हो, कौन कौन 8 से 8:30 का ग्रेटिट्यूड और अफर्मेशन का प्रोग्राम अच्छे से अटेंड करता है? हाथ उठाइए। पेरेंट्स को पता है कि नहीं अफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड का प्रोग्राम होता है, मंत्र मेडिटेशन होता है। तो वो जो आधा घंटा है उसको अच्छे से यूटिलाइज करिए आप। वहां पे लिखिए आई एम गोइंग टू बिकम ए डॉक्टर, पर डॉक्टर का क्वालिटीज क्या होना चाहिए, वो क्वालिटी अभी लाइए। मेहनत करिए। क्लास को एक्सक्लूड करके करीब करीब आपको 9 से 10 घंटा मिनिमम पढ़ाई करना होता है। मतलब लगभग 15 से 16 घंटा पढ़ाई करने का आपको क्षमता होनी चाहिए है, और ये क्षमता आपको आगे काम आने वाला है। डॉक्टर का बात करें तो आगे भी करना है आपको। अगर ऐसे इमरजेंसी आ गया कि भैया 2 दिन सो नहीं पाओगे आप और बहुत ही इमरजेंसी है, तो करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर ए डॉक्टर। इसलिए पूछा जाता है डॉक्टर्स को, राइट ना? तो इसका ध्यान रखिए। अब बात करते हैं सीईटी के बच्चे कितने लोग हैं यहाँ पे? लक्ष्य प्लस मेंस, जेई मेंस प्लस सीईटी वाले हैं, राइट? और ओनली सीईटी वाले भी है, राइट? ये बच्चों का माइंडसेट जो रहता है, हार्ड वर्किंग का माइंडसेट बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग समझते हैं कि सीईटी ना ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। सीईटी में इसीलिए हमने ज्वाइन किया था क्योंकि जेई मेंस बहुत टफ था, इसीलिए ज्वाइन किया था। आपकी जानकारी के लिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इजी नहीं है। 95-96 परसेंटेज लाना सीईटी में भी आसान नहीं होता है। नाना सर पढ़ाते हैं, पूछ सकते हैं आप उनको। It's not easy to score 95-96 percentile. It's easy for JEE student because वो उस लेवल का पढ़ाई करता है। बट सीईटी के स्टूडेंट्स को 95-96 परसेंटाइल लाना भी आसान नहीं होता है। मतलब एक्चुअली आसान है क्योंकि उस प्रकार से मेहनत नहीं करता है, उस प्रकार का माइंडसेट नहीं है मेहनत करने का। वो सोचता है कि ऐसे ही बोर्ड्स का पढ़ाई कर रहे हैं। बोर्ड्स का ही पढ़ाई करना था तो फिर क्यों ज्वाइन किया? बोर्ड्स का ही पढ़ाई अगर करना है तो ज्वाइन क्यों किया? बोर्ड्स का पढ़ाई तो कर ही सकते हैं ऐसे घर पे, बहुत सारे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जिस प्रकार से जेई का बच्चा पढ़ाई करता है, नीट का बच्चा पढ़ाई करता है, उसी रफ्तार से सीईटी के बच्चे को भी पढ़ाई करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए आपके पास 2 साल है। सीईटी के बच्चे का माइंडसेट 2 साल तो है, 2027 के मई के मंथ में एग्जाम देंगे, बहुत समय है, ऐसा सोचता है। तो इतना समय है तो फिर होता क्यों नहीं? एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, होता नहीं, ये पढ़ाई नहीं। इजी नहीं है सर, उतना ज़्यादा कंपैरिजन है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आपका जेई मेंस और अगर हम सीईटी का बात करें, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जितना सोच रहे हैं। अगर लास्ट 2 इयर्स का पेपर देखें तो पहले था, पहले 190, 199, 195 के आसपास में 99 परसेंटाइल आता था। अभी 140, 145 में 99 परसेंटाइल आने लगा है। क्यों? कट ऑफ कम हो गया, क्योंकि पेपर टफ आ रहा है। आप जो सिलेबस पढ़ते हैं बोर्ड्स में, उसके बाहर का भी सिलेबस आता है। आपकी जानकारी के लिए पेपर देख सकते हो आप। और लक्ष्य प्लस जेई मेंस में, लक्ष्य प्लस क्या है, सीईटी प्लस जेई मेंस में जो लक्ष्य वाले हैं, उनको जेई मेंस का भी एग्जाम अच्छे से देना है।
आपको जो बुकलेट भी दिया गया है वो जेई मेंस का दिया गया है, राइट, लक्ष्य वाले। तो वो मॉड्यूल को क्वेश्चंस करने पड़ेंगे आपको। और जो टीचर्स आपके पास हैं लक्ष्य में, वो सब जेई, वो एडवांस और मेंस वाले टीचर्स आपको दिया गया है। तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करिए, टीचर्स से हेल्प लीजिए। देखा जाता है कि ये लक्ष्य वाले बच्चे डाउट पूछते ही नहीं है। ये नीट वाले और जेई वाले तो होते हैं, कुछ कुछ होते हैं, लेकिन लक्ष्य वाले तो चले भी जाते हैं और ये जो 3 से 4 बजे तक, 2 से 3 बजे तक जो सेशन होता है वो भी अटेंड नहीं करते। अब पेरेंट्स को पता नहीं क्या चल रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों को कि जो भी कराया जा रहा है उसको फुल एनर्जी से, एंथुजिज्म से आप उसका यूटिलाइज करो समय को। और केवल क्लास करने से आप रैंक नहीं ला सकते हो। सभी को बोल रहा हूं मैं, जितने भी बैठे हैं यहाँ पे, ये मत समझना कि सुबह आप 8 बजे आ रहे हो, 3 बजे तक रह रहे हो तो बहुत कुछ कर लिया आपने। नहीं, कुछ भी नहीं किया। केवल बस आप क्लास में बैठे हो और सुन रहे हो, वो भी कितना फोकस से सुन रहे हो भगवान को पता है। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, यू कांट क्रैक दिस एग्जाम्स। इधर सीईटी हो जाए या जो भी हो जाए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्रैक नहीं कर सकते हो। पेरेंट्स लास्ट में आके फिर बोलते हैं कि क्यों नहीं आया, सांदीपानी में लगाया था, इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है। आपकी जानकारी के लिए, इंस्टीट्यूट का रोल केवल 20 से 25% है। 80% रोल स्टूडेंट का रहता है कि वो कितना मेहनत कर रहा है। टीचर तो एक ही है, सभी को पढ़ा रहा है। तो सेल्फ स्टडी जब तक नहीं है, मैं बोल रहा हूँ मिनिमम 7 to 8 आवर्स तो मिनिमम है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इतना भी अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये छोड़ दीजिए और बोर्ड्स का पढ़ाई करिए। कोई फायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी, एनर्जी। इतना सुबह से आप थकते हो, 1 बजे तक क्लास अटेंड करते हो, तो कोई उसका फ़ायदा नहीं है जब तक आप घर पे या इंस्टीट्यूट पे रह के। प्रिफरेबल ये है कि आप यहाँ पे एकेडमी में रहिए, 6 से 7 बजे तक, 8 बजे तक पढ़िए। आईआईटी के बच्चे 8, 10, 11 बजे तक पढ़ाई करते हैं। आप देख सकते हैं, कुछ बच्चे रहते हैं नीट कैंपस में ही, देख सकते हो आप। बट बाकी सीईटी और नीट के बच्चे दिखते नहीं हैं ज़्यादा, कि उनको लगता है बहुत समय है, बहुत समय है हमारे पास, बहुत समय है। ये बड़ा प्रॉब्लम है, समय बहुत है सोचता है बच्चा। अरे एक चीज़ ध्यान में रखिए, नीट का केवल एक ही एग्जाम होता है और उनका 2 शिफ्ट है, राइट। एक जनवरी शिफ्ट है और एक अप्रैल का शिफ्ट है। पर नीट के पास एक ही चांस है और फिर बार बार रिपीट करना कोई मतलब नहीं है। एक ही बार में निकालिए ना। जो मेहनत बच्चा लास्ट में करता, वो मेहनत अभी आप क्यों नहीं कर रहे हो? करिए, तब जाके आपको आउटपुट दिखेगा। तो हम देखते हैं 200, 250, कोई 300 ला रहा है, क्या फायदा है? फायदा ही क्या है? ये जो जेई और नीट का और एग्जाम है, आपको बीच में अगर रहोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। इधर आप छोड़ दो या तो अच्छे से पढ़ो। बीच में रहोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। आप 400 मार्क्स भी ले आएंगे तो कुछ होगा नहीं। जिस चीज के लिए आप पढ़ रहे हो, एमबीबीएस के लिए पढ़ रहे हो, राइट। और कंपटीशन कैसे बढ़ रहा है आपको पता है। तो पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो। जिस चीज के लिए आप आए हो, यहाँ पे एकेडमी में ज्वाइन किए हो, अपना 200% आप दीजिए, बेस्ट दीजिए जितना भी हो सकता है। हाँ, क्षमता अलग अलग हो सकती है सबकी, हर एक स्टूडेंट सेम नहीं है, बट हार्डवर्क तो कर सकता है हर एक स्टूडेंट। जितना रिक्वायरमेंट है इस एग्जाम्स के लिए उतना तो करो। पर मोस्टली 5% स्टूडेंट करता होगा। यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स बैठे हैं, मुझे बताइए, नीट के स्टूडेंट्स को अगर मैं पूछूं, ऐसे कितने बच्चे होंगे जो लास्ट वीक में लगभग 700 से 800 क्वेश्चन किए होंगे 7 डेज में? कोई है? हाथ उठाओ। 700 से 800। खड़े हो जाइए। क्या है आपका नाम? प्रांजल। बताइए प्रांजल, आपका स्कोर क्या आता है अभी? कितना? 550 आता है। सर आपके सामने रिजल्ट, ताली बजाइए जोर से।
मेहनत आपका पानी में जाने वाला नहीं है। पढ़ रही है, 700-800 क्वेश्चन पर वीक कर रही है, स्कोर आ रहा है, आना ही है, कहाँ जाएगा? अनफॉर्चुनेटली आ नहीं रहा है तो उस फिर नाना सर है, मैं हूं, गाइड करने के लिए है हम। अगर नहीं आएगा तो बात उसका रास्ता हम दिखाएंगे क्यों नहीं आ रहा है। आप मेहनत कर रहे हो बट आ नहीं रहा है, बट मेहनत तो करो, पहले मेहनत तो करो। और कितने स्टूडेंट्स है? कोई है? 600 से 700 क्वेश्चन लास्ट वीक में किया है, कल एग्जाम है आपका, राइट? बताइए, 600 से 700 मतलब एक एवरेज 100 क्वेश्चन पर डे किया है। कहां से आएगा रिजल्ट सर? लक्ष्य से कोई? सीईटी से कोई? आई डोंट थिंक सो। 350 क्वेश्चन किया है कोई इसमें से? 350 खड़े हुई, स्कोर क्या आता है आपका? 350 क्वेश्चन करके कितना आता है? 500 प्लस आ रहा है, राइट? आपका देखो, 350 क्वेश्चन करके मतलब उसका आधा। मतलब और अगर आप करेंगे रोज, अगर 100 क्वेश्चन आप करते हो तो कहां तक पहुंच सकते हैं आप सोचिए। सेम स्टूडेंट आप जा सकते हैं एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में, 600 के ऊपर स्कोर कर सकते हैं, 700 स्कोर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? बट वो मेहनत की कमी हो रही है। फिर पेरेंट्स बोलते हैं स्कोर नहीं आ रहा है, स्कोर नहीं आ रहा है। कैसे आएगा स्कोर? जितना मेहनत चाहिए उतना मेहनत कर ही नहीं रहा है, तो कैसे आ जाएगा? इतना 350 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन करके आप इतना ला रहे हो। जो मैं बोल रहा हूं आपको, अगर 600 से 700 क्वेश्चन मतलब पर डे 100 क्वेश्चन अगर आप करते हो तो कहां चले जाओगे आप सोचो। आज जो आपका 500 आ रहा है, 550 आ रहा है, वो 650 आएगा। तो करो ना, अपॉर्चुनिटी दिया है आपको तो आपके पेरेंट्स ने। सबको ऐसा मौका नहीं मिलता, इतना खर्चा करके पढ़ाई करना सबको नहीं मिलता है अपॉर्चुनिटी, तो करिए। क्योंकि नीट के वालों के पास ऑप्शंस कम है। ऑप्शंस कम है इन द सेंस क्या, बहुत सारे और बीएससी के कोर्स हैं, कम से कम 100 कोर्सेज और हैं, बता सकता हूं मैं। लेकिन जिस चीज के लिए आप आए हो उसके ऑप्शंस कम है। एमबीबीएस आप नीट के थ्रू से ही कर सकते हैं, सिंपल है। अब बाकी जो ये लक्ष्य वाले हैं, सीईटी वाले हैं, जेई वाले हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है सर। बीटेक जो है वो उसके बहुत सारे बेस्ट कॉलेजेस है, लेकिन आपके पास तो ऐसे ऑप्शंस नहीं है। तो फिर से 3-4 साल 5 साल फिर से गैप लेना, इतना मेहनत करना, फ्रस्ट्रेशन होना, कोई फायदा ही नहीं है। एक बार में मेहनत करो ना, अपना बेस्ट दीजिए जितना हो सकता है, फुल एनर्जी के साथ 15-15 घंटा इंक्लूडिंग क्लास करिए, तो रिजल्ट आना ही आपके सामने रिजल्ट है। जो कर रहे हैं लोग, जो नहीं करेंगे नहीं होगा। तो केवल आप एकेडमी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते सर। केवल नॉलेज गेन करने के लिए आपके पास एकेडमी है। ऐसे तो 25 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, आपकी जानकारी के लिए लास्ट ईयर 25 लाख स्टूडेंट एग्जाम दिए थे, पता होगा आपको। तो 25 से कम 20 लाख तो कोचिंग लेते हैं, तो सभी का क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कोचिंग लेने वाले सभी पढ़ाई नहीं करते, टाइम पास करते हैं। बस ऐसे ही आते हैं क्लास को और 4 बजे चले जाते हैं, 3 बजे चले जाते हैं। और पेरेंट्स को क्या पता बेचारे, वो सोचते हैं बहुत पढ़ाई किया है बच्चा, रेस्ट करने दो 2 घंटा। ये आपको ही पता होना चाहिए कि पढ़ाई की कठिनाई कितनी है, डेप्थ कितना है। ये स्टूडेंट को पता है, ये पेरेंट को नहीं पता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो दिवाली के जो हॉलीडेज आ रहे हैं, तो नेक्स्ट मैं वही बोलने वाला था कि अभी आपको असाइनमेंट्स दिया जाएगा। पर असाइनमेंट्स भी जो है फॉर्मेलिटी है बेसिकली। जो बच्चा खुद से करना चाहता है ना, जितना हम क्वेश्चन देंगे उसका डबल क्वेश्चन कर सकता है वो। असाइनमेंट हम इसीलिए देते हैं, अरे बच्चा कम से कम तो कुछ करे बच्चा। लेकिन आपको खुद को लगना चाहिए, अभी से प्लान बनाना चाहिए कि ये जो दिवाली का मेरे पास 10 दिन 12 दिन 15 दिन जो भी है, उसमें मैं कितना अच्छे से अच्छे टाइम दे सकूं और उसका अच्छा यूटिलाइज कर सकूं। अभी से प्लान बनाइए, टीचर्स के साथ बैठिए, नाना सर के साथ बैठिए,
प्लान बनाओ, आपको समझ नहीं आ रहा है तो। सबसे पहले आपका कैपेसिटी कितना है, आप अभी तक कितना पढ़े वो आपको ही पता होगा, टीचर से भी अच्छा। सबसे पहले आप बैठो 1 घंटा उसके बारे में सोचो कितना हुआ है, लास्ट 4-5 मंथ्स में जो आप पढ़ाई किए हैं उसका आने वाला है पूरे एग्जाम में। तो क्या क्या पेंडिंग है, क्या नहीं सीखा है, कितना सीखना बाकी है, किसके ऊपर कम क्वेश्चन लगाया आपने या लगाया ही नहीं है, या मेहनत किया है नहीं 4-5 महीना। ये जो 15-20 दिन आपके पास है उसमें बहुत कुछ आप कर सकते हो। इस छुट्टियां को गंवाना मत। ये छुट्टी आपके मौज करने के लिए नहीं है, एंजॉय करने के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आप सच्ची में डॉक्टर और अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हो तो ऐसे तो बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है, मैं सुबह भी बोल रहा था, XYZ कॉलेजेस, थाउजेंड्स ऑफ कॉलेज भरे पड़े हैं भारतवर्ष में। कॉलेज मिल जाएगा आपको, चिंता मत करिए। और आप लोग भी नीट वाले भी कहीं ना कहीं ज्वाइन कर ही लेंगे, MBBS नहीं तो कुछ BSc करेंगे, कोई एग्रीकल्चर में जाएगा, कोई नर्सिंग में जाएगा, मिल तो जाएगा। लेकिन जिस चीज़ के लिए आप आए हो वो नहीं मिलेगा। जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पे आए हो, अपना एनर्जी दे रहे हैं, अमाउंट तो सेकेंडरी है, पैसे सेकेंडरी है, प्राइमरी ये है आप अपना पूरा एनर्जी दे रहे हो। मतलब सुबह से लेकर आफ्टरनून तक आप यहाँ पे अपना टाइम दे रहे हो। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस टाइम को कैसे अच्छे से यूटिलाइज करना। पूरा 24 घंटा का प्लान आपके पास होना चाहिए कि 24 घंटा को कैसे यूज़ करें, 1-1 मिनट का कदर होना चाहिए। इसका ध्यान दीजिए, दिवाली का प्लान बनाइए। हम तो भेजेंगे आपको असाइनमेंट्स, लेकिन आपको अपना पर्सनलाइज्ड प्लान बनाना चाहिए, अलग से प्लान बनाना चाहिए कि आपके लिए क्या वैलिड है, आपकी कैपेसिटी क्या है, कितना आप किए हो और कितने करने की जरूरत है। तो जो भी पेंडिंग वर्क है वो कंप्लीट करिए। ये समय नहीं आएगा। अगला दिवाली में बहुत बिजी रहेंगे आप। ये दिवाली में आप बहुत कुछ कवर कर सकते हो। ये जो 3-4 महीना है, मैं एटलीस्ट बोल सकता हूँ 11-12 से पहले, जो भी आपका वीक पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग करिए टीचर के साथ बैठ के। मैथ्स आपका वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग करो, डरना नहीं है मैथ्स से। मैथ्स से डरोगे तो फिजिक्स गया, केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री गया। बैठो, चाहिए तो मैथ्स के टीचर का अपॉइंटमेंट भी ले लो। संडे को आप, मैं बोला ना, किसी का भी अपॉइंटमेंट, जरूरी नहीं है कि नीट के टीचर का अपॉइंटमेंट ही लेना है आपको। अगर आपको मैथ्स का टीचर का अपॉइंटमेंट चाहिए तो वो भी मिलेगा आपको, बेसिक आपको सिखा देगा। पर अपॉइंटमेंट आपको लेना पड़ेगा, आपको अप्रोच करना पड़ेगा, राइट। हमें तो नहीं पता ना आपको कितना आता है कितना नहीं आता। तो इसका ध्यान दो। ये छुट्टियां का ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये वापस आएगा नहीं। ओके। SPL आफ्टर वेकेशन, जैसे पहले भी हमने लास्ट टाइम हमने आपको कमिटमेंट किया था कि SPL होने वाला है। यस, होने वाला है। यही सिलेबस में जो सिलेबस अभी रहेगा, ऐसे समझिए कि प्रणव सर डालने वाले हैं सिलेबस 2-3 दिन में, फुल सिलेबस रहेगा मोस्टली। तो इस फुल सिलेबस में आपका SPL भी रहेगा सेम। बालरारू सर लेने वाले हैं, उसके लिए प्लान चल रहा है, लेकिन वो बहुत दिन नहीं होगा, कुछ दिन में हम ख़त्म करेंगे। ओके, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत है। तो पहले क्या होता था कि एक SPL कम से कम 10-15 दिन चलता था। अभी वैसे नहीं होगा, कहीं ऐसे कुछ हम हॉल वगैरह लेंगे और उसमें करेंगे। ओके, थँक यू व्हेरी मच। थँक्यू व्हेरी मच सर. एक छोटीशी स्टोरी सांगते. एक छोटा मुलगा असतो, अमेरिकेच्या शाळेत जात असतो आणि आउट ऑफ क्युरिओसिटी तो खूप प्रश्न विचारत असतो त्याच्या टीचर्सना. हे असं का, ते तसं का, हे काय आहे, ते काय आहे. दिवसातनं n नंबर ऑफ क्वेश्चन्स असतात शिक्षकांसाठी. एकदा शिक्षक त्याच्या आईला बोलून घेतात शाळेमध्ये, एक लेटर देतात आणि सांगतात की मुलाला तुम्ही घेऊन जा. तर त्या मुलाची आई ते लेटर वाचते, पर्समध्ये ठेवते आणि मुलाला घेऊन घरी येते. तो मुलगा आईला विचारतो की काय झालं, टीचरनी काय सांगितलं, कुठलं लेटर दिलं. तर त्याची आई त्याला सांगते की काही नाही बाळा, तुझे टीचर म्हणाले की तुमचा मुलगा खूप ब्रिलियंट आहे आणि आमच्या शाळेतले शिक्षक तेवढे कॅपेबल नाही आहेत, तो ज्या पद्धतीने प्रश्न विचारतो आहे, तर त्याला अजून चांगल्या पद्धतीचं शिक्षण जिथे मिळेल अशा ठिकाणी तुम्ही त्याचं ॲडमिशन घ्या. त्यानंतर तो मुलगा खूप शिकतो, मोठा होतो आणि खूप मोठा सायंटिस्ट होतो. आणि एकदा असंच घरात काहीतरी आवरत असताना त्याला ते लेटर सापडतं त्याच्या आईच्या पर्समध्ये. त्याच्यात लिहिलेलं असतं की तुमचा मुलगा मंदबुद्धी आहे, त्याला आम्ही शिकवू शकत नाही, तो अतिशय नॉनसेन्स प्रश्न विचारत असतो,
त्याला तुम्ही घेऊन जा. वी कांट टॉलरेट हिम. आणि त्यावेळेस तो मुलगा मोठा सायंटिस्ट झालेला असतो, ज्यांनी दिव्याचा शोध लावलेला असतो. हू इज दॅट सायंटिस्ट? मोठ्याने सृष्टी, मोठ्याने सांग. थॉमस अल्वा एडिसन. सो माइंडसेट, त्याचा जो माइंडसेट तयार केला गेला की तू हुशार आहेस, तू करू शकतोस, तू केपेबल आहेस. ज्या मुलाला जगाने मंदबुद्धी ठरवलं, तो जगातला सगळ्यात मोठा सायंटिस्ट झाला. ओके, ज्याच्या उजेडाखाली आज आपण सगळेजण आहोत. सो माइंडसेट, आत्ताच राहुल सरांनी सांगितल्याप्रमाणे की माइंडसेट हा सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. आणि तो तुम्ही व्यवस्थित जर केला तरच तुम्ही स्वतःला कुठेही जर कमी नाही लेखलं तरच तुम्ही आयुष्यात पुढे जाल. यानंतर मोस्ट अवेटेड प्रोग्राम, दॅट इज अवॉर्ड्स अँड रेकग्निशन सेरेमनी. यामध्ये आपण 3 कॅटेगरीज केलेल्या आहेत. सगळ्यात महत्त्वाची कॅटेगरी म्हणजे कन्सिस्टन्सी अँड कंडक्ट अवॉर्ड मॅक्सिमम अटेंडन्स. गेल्या 3 महिन्यामध्ये तुमचा जो काही अटेंडन्स आहे तो रेकॉर्ड केला गेलेला आहे. तुम्ही किती वेळेत येता, त्यानंतर वर्गात तुम्ही किती कन्सिस्टंटली असता, तुमचा अटेंडन्स किती आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही लेट मार्क तुमचे किती आहेत, या सगळ्या गोष्टींवरती, क्रायटेरियावरती हा अवॉर्ड डिसाईड केलेला आहे. याच्यामध्ये 1, 2, 3, 4 असं रँकिंग नाही आहे, पण जी मुलं कन्सिस्टंट आहेत त्यांना आपण रिवॉर्ड देणार आहोत. यानंतर क्युरियस माइंड अवॉर्ड. जसं मी आत्ता सांगितलं की तुम्हाला जे प्रश्न पडत आहेत ते तुम्ही किती मोकळेपणाने टीचरला विचारता. तुमचे डाऊट्स असतील किंवा तुम्हाला एखाद्या प्रश्नाबद्दल, एखाद्या टॉपिकबद्दल समजलं नसेल तर तुम्ही ते आउट ऑफ क्युरिओसिटी किती त्याच्या खोलात, किती डेप्थपर्यंत जाता, याच्यावरती हा अवॉर्ड डिसाईड केला गेलेला आहे. यानंतर अकॅडमिक एक्सलन्स अवॉर्ड. आपल्या क्लासमध्ये, अकॅडमीमध्ये ज्या वेगवेगळ्या टेस्ट होतात, ज्या एक्झाम होतात, त्यांचे रेकॉर्ड आपल्याकडे असतात आणि ह्याच्यामध्ये मुलांना किती चांगले मार्क्स कन्सिस्टंटली मिळत आहेत, सो त्याच्यावरती हा आपण अवॉर्ड डिसाईड केलेला आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आय वुड लाईक टू रिक्वेस्ट ऑल द डिग्निटरीज, प्लीज कम अपॉन द स्टेज. वन ऑफ द डायरेक्टर्स राहुल गुजराल सर, वन ऑफ द डायरेक्टर्स नानासाहेब बारहाते सर, अँड आर चीफ गेस्ट. मी सर्वांना विनंती करेन की त्यांनी जोरदार टाळ्या वाजवून सर्वांचं स्वागत करावं. आणि सगळ्यात जोरदार टाळ्या अनाऊन्समेंट होण्याच्या आधी स्वतःसाठी होऊ द्यात. बघू तुम्ही किती जोरात टाळ्या वाजवता. गुड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 11th NEET Consistency and Conduct Award Maximum Attendance Laksh Batch. The award goes to Prashant Khatik. प्रशांत खातिक. यानंतर उपदेश वराळे. उपदेश वराळे. यानंतर मनमीत कैलास मोरे. मनमीत मोरे. जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ देत. यानंतर ईशांत किरण खंडेलवाल. यानंतर धनश्री सुनील मुर्डे. धनश्री मुर्डे. यानंतर मयूर गहिले. मयूर मोहन गहिले. मनापासून अभिनंदन. यानंतर कन्सिस्टन्सी अँड कंडक्ट अवॉर्ड मॅक्सिमम अटेंडन्स 11th NEET बॅच अँड द अवॉर्ड गोज टू यशश्री झरेकर. यशश्री झरेकर, प्लीज गिव्ह बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. यानंतर बेबू चौहान. बेबू चौहान, प्लीज कम अप ऑन द स्टेज. प्रांजल धांबोरे. प्रांजल धांबोरे. सुजय सातपुते. यानंतर सुजय सातपुते. यानंतर यश खरात. यश खरात.
त्यानंतर ईश्वरी नरवडे. ईश्वरी नरवडे. जोरदार टाळ्यांनी आपण या सर्वांचं स्वागत करूया, कौतुक करूया. यानंतर कन्सिस्टन्सी अँड कंडक्ट अवॉर्ड मॅक्सिमम अटेंडन्स 11th CET बॅच ऋग्वेद नागरे. ऋग्वेद नागरे. ओंकार वाळके. ओंकार वाळके. यानंतर आस्था उगळे. आस्था उगळे. टाळ्या वाजूयात आपण सगळेजण त्यांच्यासाठी. यानंतर अथर्व दातीर. यानंतर अभिषेक कदम. अभिषेक कदम. थँक्यू व्हेरी मच सर. आणि सर्व विद्यार्थ्यांचं अभिनंदन. यानंतरची कॅटेगरी आहे क्युरियस माइंड अवॉर्ड. क्लासरूम इंटरॅक्शन अँड डिसिप्लिन. वर्गामध्ये जास्तीत जास्त डिसिप्लिन मेंटेन करून जी मुलं खूप छान अभ्यास करतात, क्युरियस माइंडनी प्रश्न विचारतात, त्यांच्यासाठी हा अवॉर्ड आहे. आणि लक्ष बॅचमधून आम्ही सिलेक्ट केलेला आहे धनश्री मुर्डे. धनश्री, वन्स अगेन प्लीज कम अप ऑन द स्टेज. यानंतर क्युरियस माइंड क्लासरूम इंटरॅक्शन अँड डिसिप्लिन अवॉर्ड 11th नीट बॅच बेबू चौहान. प्लीज कम अप ऑन द स्टेज. गिव बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. यानंतर क्युरियस माइंड अवॉर्ड from 11th CET goes to Astha Ugre once again. Astha, please come up on the stage. यानंतर Academic Excellence Award जो आपल्या ज्या आत्तापर्यंत टेस्ट झालेले आहेत त्याच्यामध्ये सर्वोत्तम परफॉर्मन्स देणारे जे विद्यार्थी आहेत त्यांच्यामधनं आपण हा अवॉर्ड सिलेक्ट करतो. त्यामधनं आपण विद्यार्थी सिलेक्ट केलेले आहेत आणि त्यांना आपण हा अवॉर्ड देतो. सो सगळ्यात आधी लक्ष बॅचमध्ये आपण सिलेक्ट केलेला आहे श्रद्धा शिंदे. 11th JEE लक्ष बॅच. श्रद्धा शिंदे, प्लीज गिव बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. Academic Excellence Award Test Base Award from Laksh Batch 11th JEE goes to Saad Maniar. Saad Maniar. यानंतर 11th NEET Academic Excellence Award Test Based. The award goes to Pranjal Dhambore. Pranjal, please come up on the stage. खूप मनापासून अभिनंदन. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. यानंतर अकॅडमिक एक्सलन्स अवॉर्ड टेस्ट बेस्ड 11th CET and the award goes to Galande Samruddhi PCM Group. जोरदार टाळ्या. गलांडे समृद्धी PCM ग्रुपची विद्यार्थिनी आहे ही. मान्यवरांना विनंती आहे त्यांनी समृद्धीचा सत्कार करावा.
यानंतर दीपक भाटणे PCB ग्रुप 11 CET. सर्व विजेत्या विद्यार्थ्यांचे मनपूर्वक अभिनंदन, मान्यवरांचे मनापासून आभार. आपण स्थानापन्न व्हा. नानासाहेब बारहाते सरांना मी विनंती करेन की त्यांनी आभार प्रदर्शनाचं जबाबदारी पार पाडावी. थँक्यू सो मच मॅडम. सर, राहुल सरांना जे काय बेसिक इन्फॉर्मेशन आज द्यायची होती ती देऊन झालेली आहे. अवॉर्ड्स देखील झालेले आहेत. तर आता सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे या ठिकाणी सर्व पालक विद्यार्थी या ठिकाणी आलात. आजची पॅरेंट्स मीटिंग व्यवस्थित पार पडली आहे. तर मी अशी घोषणा करतो की या ठिकाणी पॅरेंट्स मीटिंग संपली आहे. पण मग लक्ष्य बॅच असेल, CET बॅच असेल, नीट बॅच असेल, तर आपल्या कुणाला मला किंवा राहुल सरांना जर भेटायचं असेल, आम्ही या ठिकाणी उपलब्ध आहोत. आपण आम्हाला येऊन भेटू शकता. तुमच्या मनामध्ये काही शंका असतील, काही सुचवायचं असेल, तुम्हाला काही फीडबॅक द्यायचा असेल, सो वी आर हिअर अवेलेबल फॉर यू. त्याचबरोबर पाठीमागे विद्यार्थी आणि पालकांसाठी स्नॅक्स देखील अवेलेबल आहेत. सो यू कॅन एन्जॉय द स्नॅक्स ओव्हर देअर. थँक्यू सो मच.